थर्ड क्वेश्चन जो आज वीकली कॉन्टेस्ट 434 में पूछा गया है, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर सब एरे ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे दे रखी होगी जिसकी लेंथ n होगी और आपको एक इंटीजर दे रखा होगा k। आपको ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हो। कोई भी एक सब एरे उठाओ i से j तक का, उसमें कोई भी इंटीजर जोड़ सकते हो। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर जोड़ सकते हो। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एंड फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यूज़ के आफ्टर द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करने के बाद जितनी भी बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ के निकाल सकते हो निकालो। ठीक है, एस सब एरे की डेफिनेशन दे रखी है, कॉन्टिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में एलिमेंट छोड़ दिया। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 दे रखा है और के इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट 2 आया है। 2 कैसे आया है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बोल रहा है कि नम्स 2 से लेके 5 तक, मतलब 2 से लेके 5 तक में सब में अगर मैं -5 ऐड कर दूँ तो देखो ये सब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 1, तो 1 और 1 दो बार आ चुका है। कुछ नहीं, यहाँ से भी करता अगर यहाँ पे इसमें इसमें भी -5 ऐड करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये क्या हो जाता, -4 हो जाता, -5 ऐड करने पे ये -3 हो जाता, ये समथिंग समथिंग -1 1। तो ये हमें किसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सब एरे उठाऊँ। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं एक इंटीजर जोड़ता हूँ के, तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम का आंसर मिल जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे देखो 10 दे रखा है, यहाँ 2 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, और 3 4 4 5 5। तो इसमें ये बोल रहा है कि के इक्वल्स टू 10 दे रखा है। तो इन दिस क्वेश्चन दिस इज सेइंग कि 9 1 से 9 में अगर 10 ऐड कर 8 ऐड कर दूँ तो हमें 10 की फ्रीक्वेंसी 4 बार मिल जाएगी, दैट इज़ द मैक्सिमम। ठीक है, बट ये टेस्ट केसेस सफिशिएंट नहीं इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। और आगे देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या दे रखी है। एक कंस्ट्रेंट दे रखी है नम्स आई लेस देन इक्वल टू 50 और के भी 50 के बीच में, मतलब वो जो भी नंबर बन दिए हुए हैं और जो नंबर बन रहे होंगे कहीं ना कहीं 50 के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये अगर इतना छोटा कंस्ट्रेंट दे रखा है तो मतलब समझ लो कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो होने वाला है। ठीक है, अगर इतना छोटा दे रखा है तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि चलो एक सब एरे बना लेते हैं इसमें, जैसे दे रखा था 10 10 समथिंग का। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 10 अगर मुझे के इक्वल्स टू 10 दे रखा है, अगर लेट्स से के इक्वल्स टू 10 ही दे रखा है, तो के 10 जितनी बार आया होगा वो तो मेरे आंसर में ही आएगा ही, 1 2 3 4, और बाकी किसको कितने को हम चेंज कर सकते हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, बाकी कितने को चेंज कर सकते हैं वो हमें निकालना है। लेट्स से मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, मान लो यहाँ पे 10 कर दिया होता। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले 10 के काउंट्स निकालूंगा कि भाई 10 कितनी बार हैं। ठीक, और इसका सिंपली करूँगा क्या, कितने एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके के में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपल, वेरी सिंपल। तो पहले 10 का कंट्रीब्यूशन निकालिए, 10 10 20 10 30, 1 2 3 4 5, 10 आ गया मेरे पास 5 बार। एक आंसर मेरे पास दे रखा है कि 10 आंसर आ गया, एक आया है नंबर ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब कितनों को और चेंज कर सकते हैं, तो चेंज तुम कैसे करोगे, लेट्स से अगर तुम 11 हो, 11 और 12 को तुम चेंज करने की कोशिश करोगे तो इन दोनों में से कोई एक ही एलिमेंट चेंज कर पाओगे, राइट। तो और वापस से अगर इस पे जाओगे तो 10 को भी तुम ऑब्वियसली चेंज कर, जो एक ऑलरेडी तुम्हारे पास आंसर में उसको भी चेंज कर दोगे, पूरा यहाँ तक सब एरे लोगे। तो मैं एक चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ना कि जो मेरे सब एरेज होंगे, ठीक है, वो सब एरेज जितनों को मैं चेंज कर सकता हूँ ना, वो जो के दे रखा होगा कि एग्जिस्ट करता है एरे में, तो उनके बीच वाले सब एरेज को ही चेंज कर सकता हूँ एक साथ। ठीक है, और उसमें जो भी रिपीटेड कैरेक्टर है ना उसको, लेट्स से अगर यहाँ 11 11 होता तो मैं ये वाला सब एरे पिक करता, दोनों 10 के बीच का, और उसमें 11 को चेंज करता। तो एक इंट्यूशन तो मेरा दिख रहा है कि दोनों में अगर के अगर प्रेजेंट है तो उनके बीच के सब एरेज उठा लो, और उसमें जो एलिमेंट मैक्सिमम टाइम अपीयर कर रहा है, जैसे यहाँ पे 11 मैक्सिमम टाइम अपीयर कर रहा है, तो इसको 2 बार चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है, जो तुम सोच सकते हो। एक्चुअली ब्रूट फोर्स इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, इसीलिए के की वैल्यू और एन की वैल्यू 50 लेस देन दे रखी है। बट एक ब्रूट फोर्स अप्रोच जो मुझे सबसे फर्स्ट गो में समझ में आई थी वो ये थी कि मैं सारे सब एरेज निकाल लूँ। ठीक है, सारी सब एरेज के जो एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आता है वो कर लो। तो पहले ब्रूट फोर्स को अप्रोच देखते हैं, फिर उसको और ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो ये तुम्हें ब्रूट फोर्स अप्रोच मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले एक मैप बना लिया। ठीक है, एक मैप बना लिया। ठीक है, दिस इज इंट ऑफ अनऑर्डर्ड मैप अगेन। ठीक है, मैप ऑफ मैप है ये। ठीक है, यहाँ पे एक इंटीजर है और यहाँ पे हम कुछ और स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या स्टोर करेंगे। अभी मैं मानता हूँ कि कितने सब एरेज, मान लो एन नंबर ऑफ सब एरेज बनते हैं, कितने भी सब एरेज बनते हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मैं एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ करंट, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सब एरेज बढ़ते जाएंगे मैं उसको इंक्रीमेंट करते जाऊँगा। ठीक है, और अभी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास लेट्स से जो भी है, मैक्सिमम काउंट वही है मैक्सिमम वैल्यू, वो अभी
काफ़ी कम है, मतलब मिनिमम है, ठीक है। और अभी टोटल काउंट हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, टोटल काउंट ज़ीरो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि भाई फॉर int i इक्वल्स टू जीरो साइज एज नम्स डॉट साइज, इफ आई, अगर ये इक्वल साइज के तो मैं करंट को इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ और मैप में उसकी वैल्यूज़ को डालते जा रहा हूँ, ठीक है। मैप में जो भी करंट है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे इक्वल्स टू मिला वैसे वैसे मेरा एक और सब एरे बनेगा, कहने का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे अगर मुझे 10 मिल गया, अभी मैं कहाँ पे था, मान लो x इक्वल टू 10 पे था, 10 पे था, 10 पे था, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि करंट को प्लस प्लस करते जा रहा हूँ, मतलब ज़ीरो पे था, इधर ज़ीरो एरे है, इधर ज़ीरो एरे है, यहाँ पे जा ज़ीरो एरे है, यहाँ पे फर्स्ट एरे, यहाँ टू सेकंड, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू टू हो जाएगी जैसे ही आई यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो मैप टू सेकंड एरे में नम्स आई जितने भी आते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो ये कंडीशन नहीं आएगी तो नम्स आई जितने भी आते जाएंगे उनको डालते जाऊँगा, तो 11 आएगा एक बार, 12 आएगा एक बार, ऐसे ही 13 आएगा एक बार, 11 आएगा टू बार। तो मेरा क्या ये मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैप अगर मान लो आई इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक के लिए देखूँ तो करंट की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो थी, वन थी, यहाँ पे टू थी, फिर यहाँ पे थ्री होगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, थ्री के अंदर दो चीज़ें हो रही होंगी, देखो यहाँ पे पहले थ्री होगा मैप में, थ्री विल होल्ड टू थिंग्स, एक काउंट ऑफ 13, 13 का काउंट एक, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होल्ड कर रहा होगा वो, दूसरी चीज़ होल्ड कर रहा होगा काउंट ऑफ 11, काउंट ऑफ 11 जो है वो दो बार आता है, तो काउंट ऑफ 11 होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। की और वैल्यूज़ इसकी वो हो जाएंगी, इसकी मैप ही तो होल्ड कर रहा है ना यहाँ पे, तो सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी 11, दैट इज़ टू टाइम्स, ठीक है। तो ये काउंट होल्ड कर रहा है, कहाँ गया। और मैं सबसे क्या कर रहा हूँ कि सबसे जा रहा हूँ हर एक मैप के अंदर, ठीक है, मैप के अंदर जा रहा हूँ और एनर एंट्री करके मतलब सेकंड वाला मैप निकाल रहा हूँ, दिस वन, ये वाला मैप, ठीक है। हर एक एरे के अंदर सब निकाल रहा हूँ और फिर क्या कर दे रहा हूँ, उसमें जो भी मैक्सिमम आ रहा है ना उस मैक्सिमम एरे को उठा ले रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक कास्ट। ये लॉन्ग लॉन्ग इसलिए किया है क्योंकि काउंट का वैल्यू काउंट करते करते हो सकता है मेरा कितना भी रीच कर जाए, इसलिए मैं काउंट को हमेशा लॉन्ग लॉन्ग में डाल के रखता हूँ, ठीक है। और फाइनली क्या है कि जो तुमने केक कितने टाइम अपीयर हुआ है उसका काउंट निकाल लो और इन दोनों से कितना निकाल रहा है। तो मान लो यहाँ पे टू था, 11 के लिए टू आया था और 10 के लिए तुम यहाँ पे निकाल लिया, 10 कितनी बार ऑलरेडी आ चुका है, 10 कितनी बार आ चुका है वो तुमने निकाल लिया काउंट, जो कि इस क्वेश्चन में 5 टाइम्स आ चुका है, तो 5 प्लस टू 7 दे देता है इस केस में आंसर, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, नहीं चलेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइप्स कुछ कर रहे हैं, ठीक है। नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज कितनी बार ट्रेवर्स किया, बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लेट्स सी। मुझे पता है कि मैं हर एक एलिमेंट अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं, अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लूँ, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। और मुझे पता है कि एक से लेकर 50 तक के बीच में ही बनाना है क्योंकि के की वैल्यू 1 से 50 तक के बीच में दे रखी है। तो मैं अदर वे सोच रहा हूँ कि मैं सबको टारगेट के बराबर करूँगा, जो मेरा टारगेट दे रखा है के, ठीक है। और टारगेट अगर मेरा के दे रखा है तो मैं उसके बराबर करूँगा और देखूंगा कि उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे और कौन कौन से एलिमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और फाइनली जो मैक्सिमम एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं एक दो एल्गोरिदम मैं यूज़ करूँगा, कैडेंस एल्गोरिदम वगैरह क्यों यूज़ करना बताएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। बट तुमने अगर कैडेंस नहीं पढ़ा तो कैडेंस एक बार पढ़ लो, फिर ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें कैडेंस नहीं समझा रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी देखो ये क्वेश्चन है, इंट नम्स इज इक्वल टू नम्स, पहले नंबर ऑफ वो निकाल लिया कि कितने नंबर है इसमें, एंड साइज़ निकाला सिंपल, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल ली मैंने, लेट्स से 0 है, ठीक है। अभी और क्या कह रहा हूँ, पहले टोटल काउंट निकाल लिया, के कितनी बार अपीयर कर रहा है, ठीक है, के कितनी बार अपीयर कर रहा है वो निकाला मैंने। मान लो यहाँ इस केस में एक बार अपीयर कर रहा तो एक आ जाता, इस केस में तुम्हारा एक दो तीन चार पाँच बार अपीयर कर रहा तो के इक्वल्स टू 5, मतलब यहाँ पे 5 आ जाता। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ बेस काउंट, ठीक है, मतलब बेस तो मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट के जितना है, सिंपली उसको असाइन कर दिया, और एक वेक्टर बनाया फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट का कि हर एक एलिमेंट क्या उस फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक वेक्टर बनाया, फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, ये चीज़ करेंगे, अगर 10 कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 10 को तो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं हम, अब देखो कंट्रीब्यूशन एरे बनाते हैं, ये वाला फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट बनाते हैं। मान लो 10 ऑलरेडी तुमने यूज़ किया है, 10 ऑलरेडी गिन चुके थे बेस काउंट में, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अगर इसको दोबारा से जोड़ोगे, ठीक है, तो दिक्कत देगा, तो इसको क्या करो, इसको -1 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 10 आएगा तो ये भी -1 जाएगा। 11 आया, 11 क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है,
कुछ ऐड करने पे, कुछ नहीं करने पे, तो हम देखेंगे अगर ऐड कंट्रीब्यूट कर सकता है तो उसको 1 कर देंगे, अगर नहीं कर सकता तो 0 कर देंगे। और फाइनली इस ये भी जो सब एरे ये जो एरे बनेगा इसमें मैक्सिमम सब एरे सम निकालेंगे, दैट विल गिव योर आंसर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबको टारगेट के बराबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर टारगेट ऑलरेडी के इक्वल है, मतलब तो कुछ मत करो, कंटिन्यू लाइक दिस केस। अगर तुम 10 के पास पहुंचाना चाह रहे हो एंड दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है, टारगेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 50 तक जो तुम्हारी कंस्ट्रेंट दे रखी है और वही बनाना है। तो अगर वो ऑलरेडी इक्वल है तो कुछ मत करो, कंटिन्यू कर लो। अगर नहीं है तो सारे एलिमेंट्स में जाओ, देखो कि उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, और अगर उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर दो। अगर फ्रीक्वेंसी आई इज इक्वल्स टू के, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट आई को -1 कर दो। तो मैंने फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट आई, अगर लेट्स से यहाँ पे वही कर रहा था मैं, अगर 10 है तो -1 कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। अगर वही टारगेट इक्वल्स टू मान लो 11 पे होते, तो अगर नम्स आई 11 होता तो 11 को ऐड कर देते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 कंट्रीब्यूट कर रहा होता तो 11 को 1 कर देते, ठीक है। अगर टारगेट यहाँ पे जब टारगेट 11 के पास पहुँचोगे जब रन करेगा तब नम साइज इक्वल टू अगर ये है तो, ठीक है। और ये पूरा कंट्रीब्यूशन एरे बना लिया, ठीक है। अब उस सब एरे का मैक्सिमम सब एरे सम निकालिए, दैट इज़ नथिंग जस्ट योर कैडेंस एल्गोरिदम। कैडेंस एल्गोरिदम में क्या करते हैं, अगर तुम्हारा किसी मोमेंट पे अगर करंट सम नेगेटिव आ जाता है तो उसको 0 मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा विंडो। और उसके बाद मैक्सिमम सम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट सम दैट हैज़ बीन फाउंड इन दिस, अभी तक जितना मैक्सिमम मिला उसका। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होगा, अभी जो तुमने बेस काउंट निकाला था माइनस दिस कर दिया था, प्लस दिस कर दिया था, ठीक है। मैक्सिमम काउंट जो यहाँ से निकल के आया, मैक्सिमम सब निकल के आया, या तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट तुमने ऊपर निकाल के रखा था उतना ही हो जाए, या तो कोई एलिमेंट ही नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है, कहने का मतलब। या फिर जो भी तुमने कंट्रीब्यूशन के थ्रू निकाला उन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो है, और वही आंसर रिटर्न करा दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 50 टाइम्स ये लूप चल रहा है अपर वाला, और उसके बाद ये एन साइज चल रहा है, तो 50 टाइम्स एन, दैट इज़ बिग ऑफ एन, क्योंकि 50 इज़ अ कांस्टेंट। और स्पेस क्या यूज़ कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ बिग ऑफ एन ओनली। तो बिग ऑफ एन स्पेस एंड बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप तुम्हें ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3, 4, अगर तुम्हें ये सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ तरीके से करना है, फर्स्ट थिंग ऑफ ब्रूट फोर्स, और उसका कंस्ट्रेंट वगैरह देख के तुम्हें समझ में आएगा कि उसको ऑप्टिमाइज़ कहाँ से कर सकते हैं, एंड दैट वे यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेरे पे सारे लीड कोड के क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ द डे, वीकली प्रीमियम क्वेश्चन, कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में डालते जाऊँगा। अगर तुम कहीं भी फंसते हो अपनी कोडिंग जर्नी में, देन यू कैन रेफर टू दीज वीडियोज़। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो टेक केयर, बाय बाय।